नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, इसी तरह बीजेपी में अब अमित शाह और योगी जी दोनों नहीं रह सकते हैं। ये बात धीरे-धीरे साफ होती जा रही है। और इधर मोदी जी ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर प्रधानमंत्री पद के लिए उनका कोई उत्तराधिकारी है, तो वो हैं अमित शाह। जब से बीजेपी को पिछले चुनाव में बहुमत नहीं मिला है, उसके बाद तो मोदी जी एक तरह से विथड्रॉ कर गए हैं। वो पीछे अब रहते हैं और ये बात बिल्कुल साफ है कि अब अमित शाह ही इस देश की सरकार चला रहे हैं। इसका उदाहरण अभी आप देख ही चुके हैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। ज्ञानेश कुमार जी वो अमित शाह के खास आदमी हैं और कई सालों से अमित शाह के मंत्रालयों में वो सचिव भी रह चुके हैं। और ये बात सार्वजनिक रूप से सब लोग जानते हैं कि अमित शाह और योगी के बीच में एक विरोधाभास है, मतभेद है, दोनों एक दूसरे के सामने कभी पड़ना नहीं चाहते हैं। और इसका कारण केवल एक है। 60 वर्षीय अमित शाह और 52 वर्षीय योगी आदित्यनाथ दोनों अपने को इस देश का अगला प्रधानमंत्री देखते हैं। दोनों की उम्र उनके साथ है, दोनों की ये क्षमता है कि वो मोदी जी के जाने का इंतजार करें, चाहे मोदी जी इस साल जाएं, चाहे आज से 4 साल बाद या उसके बाद भी। फ़र्क यही है कि अमित शाह के सर पर मोदी जी का हाथ है और योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी, जो कि इस वक़्त काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। 27 जुलाई 2024 को नेशनल हेरल्ड में ये न्यूज़ छपी कि आधा समय हो गया है, इस समय योगी लीड कर रहे हैं, उनको 1 पॉइंट मिला है और मोदी शाह को अभी उनका खाता नहीं खुला है, वो शून्य पर हैं। ये वो दौर है जब 2024 के चुनावों के रिजल्ट्स आ चुके थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में काफ़ी खराब परफ़ॉर्मेंस रही थी। 62 से घटकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 33 सीट रह गई थी। बीजेपी की इस खराब परफ़ॉर्मेंस की ज़िम्मेदारी मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ के सर पर थोपना चाहते थे। जैसे-जैसे मोदी और अमित शाह ने योगी पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया और उनके उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक उन्होंने मीटिंग्स अटेंड करनी बंद कर दी और दिल्ली में जाके बैठ गए। योगी ने पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ भी उसी स्कूल में पढ़े हैं जिसमें मोदी जी पढ़े हैं। उन्हें केवल एक ही बात आती है, समाज में नफरत फैलाओ। उन दिनों उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की यात्रा शुरू हो गई थी। उन्होंने एक सरकारी फरमान निकाला कि हर दुकानदार को अपना नाम अपने दुकान के बाहर लिखना होगा। मकसद ये था कि थोड़ा माहौल खराब हो जाए और जिससे मोदी और अमित शाह फिर से बैकफुट पर पहुंच जाएं। 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनते अगर आरएसएस ने उनको टोटली बैक नहीं किया होता। इस बार भी जब माहौल थोड़ा खराब हो गया तो मोहन भागवत गोरखपुर आए थे। वहां पे उनकी मुलाकात हालांकि योगी आदित्यनाथ से नहीं हुई ऐसा कहा जाता है, लेकिन उनका गोरखपुर आना ही ये संकेत काफी था मोदी और अमित शाह को पीछे हटने के लिए। इसीलिए ये बात की गई कि योगी जी को 1 पॉइंट मिला है और मोदी और अमित शाह 0। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक करिए और आप इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद। अगर आप लोग योगी आदित्यनाथ जी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि वो कैसे एक छोटे से शहर गोरखपुर से आए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो ये आर्टिकल मैं रिकमेंड करूँगा। ये अल जज़ीरा में छपा है, धीरेन्द्र के झा ने ये लिखा है, द फॉल एंड राइज ऑफ इंडियाज़ योगी आदित्यनाथ। ये इन्होंने धीरेन्द्र झा ने एक किताब भी लिखी है, उससे ये एक्सर्प्ट्स लिए गए हैं। शैडो आर्मीज़, फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस एंड फुट सोल्जर्स ऑफ हिंदुत्व। इसका लिंक मैंने नीचे छोड़ा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिंक छोड़ दूँगा। हाफ टाइम तो खत्म हो चुका और अब खेल आगे बढ़ चुका है
और मेरा अब ऐसा मानना है कि अमित शाह जी का स्कोर इस वक़्त है 3 और योगी आदित्यनाथ जी प्राइम मिनिस्टर की रेस में पिछड़ चुके हैं, वो अभी 1 पर ही बैठे हुए हैं। पिछले 8 सालों से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ा इश्यू इस वक़्त यूपी में है, वो गवर्नेंस का है। हालाँकि बीजेपी कहती है कि डबल इंजन सरकार है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों इंजन एक ही लाइन में ऑपोज़िट डायरेक्शंस में चल रहे हैं। मेरे कई मित्र और रिश्तेदार यूपी से आते हैं। जब भी हम बात करते हैं और योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं पूछता हूँ, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो योगी सरकार से खुश हैं। उसका सबसे बड़ा कारण वो कहते हैं कि यूपी में सुरक्षा बढ़ गई है, सेफ्टी बढ़ गई है। बीजेपी ने यूपी की सुरक्षा को लेकर एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है, जिसमें लोग विश्वास करते हैं। भारत सरकार की संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वार्षिक क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ये उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। एनसीआरबी के अनुसार यूपी में जो औरतों के खिलाफ और दलित लोगों के खिलाफ जो क्राइम्स हैं, वो काफी ज्यादा होते हैं। देश के 28% जो क्राइम है दलितों के खिलाफ, वो उत्तर प्रदेश में होते हैं। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वुमन यानी कि औरतों के खिलाफ जो क्राइम है, वो देश के 13.3% होते हैं। उसके बाद आता है बंगाल जिसमें 9.8 और तीसरे स्थान पर राजस्थान 9.3% होते हैं। खैर ये तो भारत सरकार के आंकड़े हैं, लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप लोग खुद सोच लीजिए कि क्या वहां पुलिस के पास जाकर आप एफआईआर बड़े आराम से दर्ज करा सकते हैं? एनसीआरबी के ये आंकड़े मोदी जी भी जानते हैं और अमित शाह भी जानते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन है। अभी तक ये आंकड़े मोदी जी छिपाते आए हैं, ये कहीं पे भी पब्लिश नहीं किए गए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब ये आंकड़े योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो ये क्या सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे? उत्तर प्रदेश के एक और पहलू की अब बात करते हैं, जो कि वहाँ के सामाजिक और आर्थिक विषयों को लेकर है। यहाँ मैं आपको 2 नक्शे दिखा रहा हूँ। बाएँ हाथ में जो नक्शा है वो दिखाता है कि कितनी जनसँख्या हमारे राज्यों में पॉवर्टी लाइन के नीचे है, गरीबी रेखा के नीचे है। शायद आप आंकड़े नहीं देख पाएँगे, ये बहुत छोटे लिखे हुए हैं, लेकिन रंग पर ध्यान दे दीजिए। जो लाल रंग है, वहाँ पे हमारी जनसँख्या जो है वो 35% से ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे है। उत्तर प्रदेश में लगभग 38%, मध्य प्रदेश में साढ़े 36%, बिहार में 52% और झारखंड में 42%। योगी आदित्यनाथ की प्रॉब्लम ये है कि वो जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, उनको केवल एक ही चीज़ आती है, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, 80-20 वगैरह के नारे देना और समाज में बँटवारा फैलाना। अभी हाल में आज ही की बात है जब वो यूपी का बजट पेश करने जा रहे थे और वहाँ के वित्त मंत्री के साथ ये फ़ोटो है, तब भी उन्होंने ये बोला बजट सनातन संस्कृति को बढ़ावा देगा, यूपी के विकास का रोड मैप तैयार करेगा। जिस राज्य में लगभग 20% मुसलमान हैं, वहां का मुख्यमंत्री ये कहता है कि बजट सनातन धर्म को बढ़ावा देगा, तो उससे ज्यादा और क्या खराब बात हो सकती है। दूसरा मैप जो सीधे हाथ पर है, वहां मैंने दिखाया है जीडीपी पर कैपिटा 2022-23 के ये फिगर्स हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मैंने लिए हैं। उत्तर प्रदेश की जीडीपी पर कैपिटा 84,000 रुपए थी। सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा है तेलंगाना की 3,13,000 रुपए, उसके बाद कर्नाटक का 3,04,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के ग्रोथ की स्टोरी मैं इस ग्राफ के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। ये पर कैपिटा इनकम का ग्राफ है जो 2011-12 से लेकर 23-24 तक मैंने प्लॉट किया है। 4 स्टेट्स मैंने यहाँ सेलेक्ट की हैं, एक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये दोनों भी किसी ज़माने में एक ही राज्य हुआ करते थे, फिर अलग हुए और उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये भी 2014 में अलग हुए हैं। ये 2 राज्य इसमें से उत्तर में हैं और 2 राज्य दक्षिण में हैं।
जो लाइन्स मैंने प्लॉट की हैं, उनका कलर कोड यहाँ नीचे लिखा है। यूपी का कलर पीला है, उत्तराखंड लाल, तेलंगाना पिंक में है और आंध्र प्रदेश ऑरेंज कलर में है। इस ग्राफ से ये बात बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि यूपी का जो ग्रोथ है वो सबसे धीमी गति से हुआ है पिछले 12 सालों में। इनफैक्ट उत्तराखंड को अलग होके काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है और हालाँकि तेलंगाना और आंध्र भी अलग हुए हैं, लेकिन उनमें डिस्पैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यूपी और उत्तराखंड में है। पिछले 12 सालों में जो एवरेज ग्रोथ हुई है पर कैपिटा इनकम की, यूपी और उत्तराखंड 3.9% से, तेलंगाना 6% से बढ़ा है और आंध्र प्रदेश 5.8 से। ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट्स हैं। इसी ग्राफ को मैंने अब थोड़ा-सा ज़ूम इन किया है। पीरियड मैंने लिया है 2017 से लेकर 2021 तक। ये वो पीरियड है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 नवंबर में और उसके बाद हमारे देश में कोरोना भी आया था, उसकी भी 2 वेव्स आई थी। यहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी शॉकिंग से रिजल्ट्स हैं। यूपी की जीडीपी पर कैपिटा कम हो गई थी इन 4 सालों में। 41,700 थी 17-18 में, जो घटकर 39,866 पे आ गई थी। इसी तरह उत्तराखंड की भी पर कैपिटा जीडीपी कम हुई थी। बाकी दोनों राज्य तेलंगाना और आंध्र में डिमोनेटाइजेशन के बाद भी बढ़ी और कोरोना के बाद भी बढ़ी। इन 4 सालों में 2017 से 2021 तक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यूपी का रहा -1.5%, उत्तराखंड का -4.8%, तेलंगाना 2.3% और आंध्र 2.5%। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इस स्लो डाउन के कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये है कि यहाँ दोनों राज्यों में बीजेपी का मिसमैनेजमेंट रहा है। उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि कोरोना में कैसे काम किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो डेटा भी छुपाया था। जो आंकड़े दिए गए थे जिन लोगों की वहाँ मृत्यु हुई कोरोना से, वो आंकड़े केरला से भी कम दिखाए गए थे। वहीं पर कोरोना के दिनों में मैं तेलंगाना सरकार के बारे में बोल सकता हूँ कि उन दिनों इसको एक अपॉर्च्युनिटी देखा गया क्योंकि लॉकडाउन था, ट्रैफिक सड़कों पर था नहीं, तो काफ़ी तेज़ी से फ्लाईओवर्स और सड़क बनाने का काम यहाँ पर जारी रखा था सरकार ने, उस समय केसीआर की सरकार थी। योगी सरकार की एक और बड़ी नाकामी ये है कि उत्तर प्रदेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो ला नहीं पाए। फरवरी 2023 में एक यूपी में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें मोदी जी भी आए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया था। उस समय ये कहा गया कि यहाँ पे एमओयू साइन हुए हैं 32 लाख करोड़ रुपए के। इतना सारा इन्वेस्टमेंट अब उत्तर प्रदेश में आएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में एफडीआई बिल्कुल नाम मात्र ही आ पाया है। ये डेटा है पिछले 2-3 साल का। अगर आप देखें 2000 अप्रैल 2000 से 2024 के बीच में महाराष्ट्र में 5,32,000 करोड़ रुपए एफडीआई आया है और वहीं पर उत्तर प्रदेश में इसी दौरान में केवल 12,615 करोड़ रुपए एफडी आ सका है। पॉलिटिकल फ्रंट पर भी योगी जी अब अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। 2017 के जो उत्तर प्रदेश के यूपी के असेंबली के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को 312 सीट्स मिली थी। 39.67 वोट शेयर था उस समय। 2022 में ये सीट्स घटकर 255 हो गई, 57 सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि वोट शेयर बहुत थोड़े से बढ़ा था, 41.29% हो गया था। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की सीट्स कम आई। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीट्स में कमी हुई। थोड़ा सेविंग ग्रेस ये रहा कि नवंबर में जो 9 सीट्स पर बाईपोल्स हुए थे, उसमें से 7 सीट योगी जी जीत पाए, 2 समाजवादी पार्टी को गईं। हालाँकि ये जीतने के लिए उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया था, पूरी कैबिनेट और मंत्रियों को इन स्थानों पर कैंप करने भेज दिया था। तो ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि अगले चुनावों में भी योगी जी की परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा अच्छी होने जा रही है।
योगी सरकार का जो नैरेटिव उत्तर प्रदेश में वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका काउंटर केंद्र सरकार से ही हमें मिल जाता है। एनसीआरबी डेटा दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यूपी में कोई खास अच्छी नहीं है, इनफैक्ट खराब है। और आर्थिक मुद्दों अगर आप देखेंगे तो भी उत्तर प्रदेश में कोई उन्नति हुई नहीं है। लोग गरीबी रेखा के नीचे जैसे थे वैसे ही बने हुए हैं। धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश में सोशल अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है और ये बात योगी जी अच्छी तरह समझते हैं और केंद्र में मोदी जी और अमित शाह भी समझते हैं। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए महाकुंभ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन लोगों को मिल गई। महाकुंभ काफ़ी ज़ोर-शोर से बेचा गया लोगों को और यहाँ तक कहा गया कि 54 करोड़ लोग प्रयागराज में संगम में जाके डुबकी लगाई है। कहीं पे किसी की गिनती में थोड़ी-सी कमी है क्योंकि 54 करोड़ का मतलब ये हुआ कि हर दूसरा हिंदू हिंदुस्तान में वो प्रयागराज जाके वहाँ संगम में नहाया है। हालाँकि जो कुछ महाकुंभ में हुआ है, वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वहाँ पे पानी इतना गंदा निकला है, जिसको लेकर ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी दिया है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी जजमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार को एक तरह से बहुत ज़बरदस्त डाँट लगाई। उन्होंने योगी जी को कहा कि आपने 50 करोड़ लोगों को प्रदूषित सीवेज के पानी से नहलाया, वह पानी जो नहाने लायक नहीं था और लोगों को वह पानी पीना पड़ा। पीठ ने आगे ये भी कहा, ऐसा लगता है कि आप किसी तरह के दबाव दबाव में हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आज ही पता चला है कि यमुना का पानी गंदा है और वहाँ पर नहाने के लिए वो अच्छा नहीं है। 2015 में कई ऐसे पेपर्स रिसर्च पेपर छपे हैं, जिसमें यमुना की जो वाटर क्वालिटी है, उसको लेकर ये डेटा दिया गया है कि ये वहाँ पर नहाने के लिए या पीने के लिए अच्छा नहीं है। हमारी केंद्रीय एजेंसीज़ आजकल कुछ ऐसी हो गई हैं कि वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछे बगैर कभी कोई काम करती नहीं हैं। आप ऑडिटर जनरल ले लीजिए, आप सीबीआई ले लीजिए, ईडी ले लीजिए, ये सब एजेंसीज़ अपने मिनिस्टर के कहने पर काम करती हैं। जब ये रिपोर्ट आई है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की, उसके बाद योगी आदित्यनाथ भड़क गए हैं। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट ही गलत है, वो अपने को एक साइंटिस्ट बता रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं बिग ब्रदर इज ऑलवेज वाचिंग। अमित शाह देख रहे हैं। अमित शाह इनको याद रखना चाहिए योगी जी को कि ये आरएसएस के आदमी नहीं है। ये उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे आरएसएस से जैसे मोदी जी होते आए थे क्योंकि मोदी जी आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे। और इसी वजह से इस एनालिसिस की वजह से मेरा ऐसा मानना है कि अब अमित शाह का एक अपर हैंड है और स्कोर हो चुका है 3-1। एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।